नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के नवम सर्ग से ली हुई कुछ जो पंक्तियां हैं, कुछ जो गीत हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पूर्व हम 3-4 गीतों पर पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। उसकी व्याख्या मेरे द्वारा यहाँ से प्रस्तुत की गई थी और मैं समझता हूँ कि आपने उनके माध्यम से उर्मिला की विरह वेदना को समझा होगा। एक स्त्री के हृदय में अपने प्रियतम से बिछुड़ जाने पर उसके प्रति जो प्रेम का एक उदात्त स्वरूप है, उसे आपने अनुभव किया होगा इन गीतों के माध्यम से, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आज एक और गीत के साथ हम हमारी इस कक्षा में उपस्थित हुए हैं और ये जो गीत है ये बहुत सुंदर गीत है। जिस तरह से पिछला गीत आपने एक गीत जिस पर हमारी पूर्व में चर्चा हुई, बादल को समर्पित एक गीत हमने पूर्व में पढ़ा था, जिसमें बादल से निवेदन किया जा रहा है। यहाँ पर नदी की धारा को देखते हुए उर्मिला के मन में जो भाव अपने प्रियतम से मिलने की जो उत्सुकता है, जो उत्कंठा है, जो व्यग्रता है, व्याकुलता है, जो उसके हृदय में है अपने प्रियतम से न मिल पाने के कारण, और मिलन की भावना से जो एक कमी है प्रियतम की, जिस तरह से उसके जीवन में वह पूरे में फैली हुई है वो कमी, उस कमी से जूझते हुए वह किस तरह से कोमल भावों को व्यक्त कर रही है, इस गीत में आप देख पाएंगे। ये गीत है सखी निरख नदी की धारा। सखी से बात कर रही हैं। इससे पूर्व भी आपने देखा एक गीत आया था, निरख सखी ये खंजन आए, तो वह अपने सखी को संबोधित कर रही है। यहाँ पर भी संबोधित किया जा रहा है सखी को ही, और सखी से कह रही है कि हे सखी, निरख नदी की धारा। निरख का मतलब है देखो, देखो इस सुंदर नदी की धारा कितनी सुंदर दिखाई पड़ रही है। ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। ढलमल ढलमल मतलब जो धीरे धीरे बह रही है। चंचल है, जो चंचल है, अंचल जिसका, अंचल का मतलब है आंचल। आंचल आप समझते हैं, घूंघट, पल्लू। तो नदी इस तरह से बह रही है धीरे धीरे, और उसके बहने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई स्त्री हो और उस स्त्री का आंचल धीरे धीरे लहरा रहा हो। झलमल झलमल तारा। और आंचल जब लहराता है तो आपने देखा होगा, अगर आंचल में नायिका का जो पल्लू है या दुपट्टा है, यदि उस पर मोती लगे हुए हैं, किसी प्रकार का कांच लगा हुआ है, तो वो किस तरह से हिलता है, तो उसकी जो एक छवि है वो एक सुंदर छवि बनती है। तो यहाँ पर कहा गया है झलमल झलमल तारा। तो तारे जो हैं वो आकाश से पानी में झिलमिला रहे हैं, और उनके साथ जब वह बहती है धीरे धीरे ढलमल ढलमल, तो ऐसे लगता है कि नदी एक नायिका है और उस नायिका के पल्लू या उसका घूंघट या उसकी जो दुपट्टा है या जो उसका आंचल है वो लहरा रहा है और उसमें तारे झिलमिला रहे हैं। बहुत सुंदर एक प्राकृतिक दृश्य बनाया गया है यहाँ पर। और दृश्य बिंब, आप जब आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो बिंब, मिथक, फैंटेसी, प्रतीक आदि भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो बिंब यहाँ पर एक चाक्षुष बिंब है, दृश्य बिंब जिसे कहते हैं, वो प्रस्तुत किया गया है। और इसी तरह की जो शब्दावली है आप सुमित्रानंदन पंत की कविता में भी आपको देखने को मिल सकती है। निर्मल जल अंतस्तल भर के, अपने हृदय में निर्मल स्वच्छ जल भर करके, उछल उछल कर छल छल करके, और उछलती हुई नदी चल रही है और छलकती हुई चल रही है। थल थल तरके, और ऐसा लगता है जैसे पूरा स्थल मंडल ही उस नदी में तैर रहा है। जब हम नदी को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि किनारे तैर रहे हों। कई बार आपने देखा है, बस में आप बैठे होते हैं और आप बाहर की तरफ झांकते हैं तो ऐसा लगता है कि बस स्थिर है और सारी दुनिया चल रही है, ऐसा लगता है कभी कभी। तो नाव में जब बैठा होता है व्यक्ति तो उसे लगता है कि किनारे चल रहे हैं और नाव स्थिर है।
तो यहाँ पर भी ऐसी ही एक दृश्य योजना तैयार की गई है कवि के द्वारा, और उसमें वो कह रहे हैं कि थल थल तरके, ऐसा लगता है कि सारा संसार जो है, सारा भूमंडल तो तैर रहा है और धरती उस स्थान पर स्थिर है। कल कल धरके, और कल कल की ध्वनि भी उत्पन्न हो रही है। बिखराता है पारा, और जब आकाश से चांद की चांदनी जब पानी पर पड़ती है तो पानी पारे की तरह चमकीला दिखाई देता है। आपने पारा देखा होगा, जो थर्मामीटर के नीचे होता है, बहुत चमकदार एक वस्तु होती है पारा। और पारा एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो द्रव अवस्था में होता है। तो पारा जब आप कहीं रख दें, किसी जैसे आपने उस पर रख दिया किसी बर्तन पर, तो वो उसकी जो बूंद होती है वो उस पूरे थाल में या थाली में या उस पात्र में घूम सकती है पूरे में, और उसका आकार में परिवर्तन नहीं होता है। तो पारा जो है वो चमकदार वस्तु है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से पारा चमकदार प्रतीत होता है, ऐसे ही नदी का जो जल है वो आकाशीय प्रतिबिंब जो उस पर पड़ रहे हैं, चाहे वो तारों के प्रतिबिंब हैं, चाहे वो चांदनी का प्रतिबिंब है, उससे ऐसे लगता है जैसे पारा ही धरती पर चला जा रहा है। निरख सखी निरख नदी की धारा। आगे चलते हैं, अगला जो इस गीत का भाग है। लोल लहरियां डोल रही हैं। लोल का मतलब है छोटी छोटी लहरें। लोल लहरियां डोल रही हैं, डोलती हुई चल रही हैं। भ्रू विलास रस घोल रही हैं। भ्रू का मतलब है भौहों में, नेत्रों में। असल में कहने का तात्पर्य तो है कि नेत्रों में विलास का रस, आनंद का रस घोल रही हैं। जब वो छोटी छोटी लहरें चलती हैं तो ऐसे हृदय में आनंद का रस भर जाता है, आंखों में आनंद का रस भर जाता है। इंगित ही में बोल रही हैं और संकेतों में ही बात कर रही हैं। संकेतों में ही ऐसे लगता है कि मुझे कुछ इशारा मेरे प्रियतम का कर रही हैं। मुखरित कूल किनारा। लहरें तो शांत हैं, लेकिन उन लहरों के प्रभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कूल और किनारा, यहाँ पर दोनों शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। अधिक पदत्व दोष है, क्योंकि कूल का मतलब भी किनारा होता है और किनारा अलग से भी आया है। कूल किनारा यहाँ लिखने से अधिक पदत्व दोष उत्पन्न हो गया है। आपने हमारी पिछली कक्षाओं में जो हमने BA सेकेंड ईयर को पढ़ाई थी, उनमें हमने अधिक पदत्व दोष की बात की थी। यदि आप मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही सभी ऑनलाइन कक्षाओं को देख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सेकंड ईयर की कक्षा को पढ़ रहे हैं या BA की फाइनल की, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको यही सब सारी चीज़ें हर कक्षा में काम आएंगी। चाहे आप MA करेंगे, चाहे आप परीक्षाएं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो उसमें जब भाग लेंगे, तो हर कक्षा का जो सीखा हुआ ज्ञान है वो हमेशा काम आता है। आप एक बात बताइए, आप तो कहेंगे कि मैं पहली क्लास का क्या ज्ञान काम आ रहा है। पहली क्लास में आपने सीखा था 2 और 2 4 होते हैं, तो काम आता है ना आज तक भी। ऐसा तो नहीं है कि आज काम नहीं आता है 2 और 2 4। तो जो आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है वह आपको अगली कक्षाओं में काम आता है, तभी तो पढ़ाया जाता है। तो हमने अधिक पदत्व दोष BA सेकेंड ईयर की कक्षा में पढ़ा है, तो वो BA फाइनल में काम आएगा आपको, और BA फाइनल में पढ़ी हुई चीज़ें फिर MA में काम आएंगी, और आपके जीवन में जब प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी तो वहाँ काम आएंगी। चलिए छोड़िए, खैर। इंगित ही में बोल रही है। मुखरित कूल किनारा, और जो किनारा है वो मुखरित है, वह बोल रहा है, वह ध्वनित हो रहा है, वह आवाज कर रहा है, और ऐसा लगता है जैसे लहरें आमंत्रित कर रही हैं, जैसे खुद के साथ बहने के लिए या खुद के साथ डूबने के लिए, और ऐसे लगता है मुझे किनारे आवाज दे रहे हैं। मुखरित कूल किनारा मतलब किनारे मुझे ऐसे लगता है कि वो आवाज दे रहे हैं। सखी निरख नदी की धारा। हे सखी, देखो इस सुंदर नदी की धारा को देखो। पाया अब पाया वह सागर। अगला पद है पाया अब पाया वह सागर। आप जानते हैं कि नदी बहती हुई कहाँ जाती है? नदी एक सागर को ढूंढती है। तो यहाँ पर आप समझिए, नायिका अपने प्रियतम को याद कर रही है। स्वयं को वह नदी की धारा मानती है और अपने प्रियतम को सागर मानती है, और ऐसा मानती है कि एक जिस तरह से नदी का ये भाग्य है कि वो जाकर के सागर के साथ मिल जाती है। इसी तरह से नायिका अपना भाग्य अपने प्रियतम से अलग करके नहीं देखती है। वह चाहती है कि वह भी अपने प्रियतम से उसी तरह से मिल जाए जैसे नदी सागर से मिल जाती है।
पाया अब पाया वह सागर। तो जिस तरह से नदी सागर से मिलने को व्याकुल है, मैं भी अपने प्रियतम से मिलने को व्याकुल हूँ। चली जा रही आप उजागर, और अपने भावों को व्यक्त करते हुए जिस तरह से नदी अपने सागर के पास चली जा रही है, आशा वह भी करती है कि वह भी अपने नायक के पास चली जाए। कब तक आवेंगे निज नागर। अब समस्या यह है कि नदी तो अपने सागर से मिलने जा रही है और सागर एक स्थान पर है, नदी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन नायिका को यह समस्या है कि वह अपने प्रियतम तक जा नहीं सकती। इसलिए वह प्रश्न करती है स्वयं से ही, न जाने मेरे प्रियतम कब आएंगे, कब तक आवेंगे निज नागर, मेरे स्वामी कब तक आएंगे। अवधि दूतिका द्वारा माफ कीजिए, अवधि दूतिका द्वारा, अवधि रूपी जो दूतिका है वह भी मुझे आकर के बताती नहीं है। समय रूपी जो दूती है, समय रूपी जो संदेश लाने वाली नायिका है, वह भी मुझे नहीं बताती है। यानी कि सब अवधि भी तो मुझे संदेश नहीं देती है अपने प्रियतम का, कब आकर के वह मेरे प्रियतम का संदेश देगी। सखी निरख नदी की धारा, हे सखी देखो इस सुंदर नदी की धारा को देखो। मेरी छाती दलक रही है, मेरी छाती तप रही है, पीड़ित है, दुखी है। मानस शफरी ललक रही है, मेरे मन रूपी मछली, शफरी का मतलब होता है मछली और मानस का मतलब मन, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। मानस शफरी ललक रही है, ललक रही मतलब व्याकुल है, मिलने की जो पीड़ा है उसके अंदर है। लोचन सीमा छलक रही है, लोचन की जो नेत्रों की जो सीमा है वो छलक रही है, नेत्रों के कोर से आंसू बह रहे हैं। आगे नहीं सहारा, और अब तो मुझे मेरे प्रियतम के अलावा कोई भी सहारा प्रतीत नहीं होता है, कोई सहारा मुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे आश्रय देने वाला कोई व्यक्ति, कोई भी मुझे आश्रय देने वाला दिखाई नहीं देता है। सखी निरख नदी की धारा, तो यहाँ पर अपने प्रियतम को याद करते हुए, आंसू बहाते हुए, व्यथित होते हुए, बहुत करुणा के साथ ये गीत जो वियोग जन्य रति का गीत है, जो वियोग श्रृंगार का गीत है, वो प्रस्तुत किया गया है। और सुंदर भाव इसमें उर्मिला के माध्यम से नारी हृदय की जो कोमल भावनाएं हैं उनको व्यक्त किया गया है। इस कक्षा में आपको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ, और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम और भी अन्य जो गीत हैं बड़े सुंदर सुंदर, उनका हम अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।